कश्मीर में एक बहुत डर का माहौल था। अफरा तफरी मची हुई थी, नामालूम बंदूकदार जिनको बोलते थे लोग घूम रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं मारे जा रहे थे। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। गांव की महिलाएं बंदूकें लेके खड़ी हैं या गांव के आदमी जो हैं वो पुरानी 303 राइफल लेके खड़े हैं, लेकिन ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है। जो घाटी है जम्मू कश्मीर है, कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड क्षेत्र है उसमें आता है। कितने सिपाही हैं, कितनी बंदूकें हैं, कितने कैंप हैं, कितने चेक पोस्ट हैं, कितने बंकर हैं, उसको आप छिपा नहीं सकते हैं। कश्मीर और जम्मू के बीच में जो दरार थी वो हम कह सकते हैं कि शायद और बढ़ गई। इसमें अमित शाह की भी कोई भूमिका थी कि कैसे घाटी को कमजोर किया जाए। 2019 के बाद कश्मीर में हर किस्म की आवाज को बंद किया गया। जो पत्रकार थे उनकी आवाजें भी धीरे धीरे अब हम नहीं सुन पा रहे हैं। कश्मीर का अखरोट बहुत मशहूर है दुनिया भर में, लेकिन अखरोट जो है वो अफगानिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान के रूट से। केंद्र सरकार ये दिखाना चाहती है कि कश्मीर को हमने जी जान से जीत लिया। जब कोई मिलिटेंट मारा जाता है, सरकार ने ये ऑर्डर निकाला था परिवार उसको नहीं दफनाए। सेना जो है वो दुश्मन के साथ लड़ती है, पुलिस और सेना में यही फर्क। 2000 के करीब सीआरपीएफ वाले एक ही दिन कैसे निकले, जो कि कभी नहीं होता था। उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था एक टाइम पर कि मैं तो तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आए। गलत होगा कि हम समझें कि जो आर्म्ड मिलिटेंसी है तो उसकी पैदाइश आर्थिक परिस्थितियां हैं। दोस्तों नमस्कार, जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक खास मसले पर और एक खास जगह को लेकर बात करने जा रहे हैं, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन हमने, देश की राजनीतिक सत्ता ने और यहाँ की पूरी व्यवस्था ने उसे नरक में तब्दील कर दिया। देश का बंटवारा हुआ तो उस क्षेत्र का भी बंटवारा हुआ। ऐसा शायद ही किसी सूबे को देखना पड़ा हो। और उसके बाद चीजें वहीं खत्म नहीं हुई। अभी जब मौजूदा सत्ता आई, केंद्र की सत्ता, तो उसने फिर एक बार उसे बांट दिया और उसके जो अधिकार थे पुराने उनको भी छीन लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, उसकी वादियों में है, ऐसा कहा जाता था, लेकिन हमने उसे नरक में तब्दील कर दिया है। यही सच्चाई है। तो क्या है पूरा मसला पिछले 2014 के बाद कश्मीर का, और आज कहाँ कश्मीर खड़ा है? अभी चुनाव हुआ है और एक सरकार बनी है और खुले दिल से लोगों ने स्वागत किया है, भागीदारी हुई है जनता के स्तर पे भी, नेताओं के स्तर पे भी। लेकिन इसके साथ ही आतंकवाद फिर वहाँ उभर रहा है। क्या है उसकी ज़मीन और क्या है पूरा मामला, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस मामले में इसको समझाने के लिए हमारे पास संजय काक जी हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, पब्लिशर हैं, राइटर हैं, और उससे आगे बढ़ करके जो इस समय हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो उसी घाटी से आते हैं जहाँ का ये मसला है। संजय काक और उनका परिवार अभी भी उसी घाटी में रहता है। इनका अपना घर है और जब भी आना जाना होता तो जाते हैं और वहाँ रहते हैं। तो संजय जी, आपका स्वागत है। तो अपनी भूमिका में जैसा कि मैंने बताया कि अभी चुनाव हुआ है और बड़े स्तर पे भागीदारी दिखी है। मतलब ये पहली बार हुआ, हमको लगता है कि लोग कहते हैं 77-78 में एक चुनाव हुआ था, तब जो है निष्पक्ष हुआ था और जनता ने बड़े स्तर पे उसमें खुल करके हिस्सा लिया था, और उसके बाद चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाए थे। और फिर पहली बार कम से कम कहा जा सकता उस रूप में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। तो चाहे जनता हो, चाहे जो है नेता हो, चाहे पार्टियां हो, सब ने खुले दिल से हिस्सा लिया है। एक सरकार भी बनी है। लेकिन इसी बीच हम देख रहे हैं कि आतंकवाद भी वहाँ अपना सिर उभार रहा है, वो घटनाएं लगातार चल रही हैं। तो किस रूप में देखा जाए जो है इस पूरे दौर को? महेंद्र जी, एक तो जो चुनाव है, जो चुनाव प्रक्रिया है, ये इसका बहुत एक लंबा इतिहास है कश्मीर में, और लोगों का निकलकर वोट करना, इसे हम कोई बहुत बड़ी राजनीतिक शिफ्ट ना समझें, क्योंकि ये भी सच नहीं है कि इस बार जो टर्नआउट था वो कोई बहुत ज़बरदस्त उसमें फ़र्क पड़ा है। पहले भी इतना टर्नआउट हुआ है, पिछले इलेक्शन में भी इतना टर्नआउट हुआ है, लेकिन इस बार फ़र्क ये था
कि किसी भी मिलिटेंट ग्रुप ने इसको अपोज नहीं किया। किसी भी जिनको हम अलगावादी कहते हैं या सेपरेटिस्ट कहते हैं, उनसे भी कोई इलेक्शन बॉयकॉट की कॉल नहीं हुई। तो एक तरीके से सब लोग सहमत थे कि ये इलेक्शन ज़रूरी है, और हुए भी, और जिस तरह आपने देखा टर्नआउट अच्छा रहा। लेकिन अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो इसे हमें समझना चाहिए कि लोग किस लिए बाहर आ रहे थे, और कुल मिला के वो ये था कि जो 2019 में जो एक तरीके से जो स्टेट का एक स्पेशल स्टेटस जिसको छीन लिया गया, ये उसका जवाब था। ये सिर्फ उसका जवाब नहीं था, वो इस कोशिश को भी नाकाम करने में था कि जो बड़े खुलेआम तरीके से बीजेपी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस बार कश्मीर में बीजेपी की सरकार आएगी। तो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर थे, चाहे वो पीडीपी के कैडर थे, चाहे वो जमात इस्लामी के कुछ लोग जो इलेक्शन में आए थे या कुछ इंडिपेंडेंट थे, वो सब जब जनता के सामने आते थे बस यही कहते थे कि हमें बीजेपी को रोकना है। अच्छा, तो ये टर्नआउट और ये रिजल्ट जो है, इसको हम एक ही तरीके से देख सकते हैं। वो ये है कि जो एक कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में एक बीजेपी की सरकार आए, उसको नाकाम करने की। अब इसमें दूसरी बात है कि कश्मीर के जो रीजनल पार्टीज हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो मुख्य हैं उसमें से, तो क्या उनमें ये कैसे हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी कामयाबी हासिल हुई और पीडीपी बल्कि अगला सवाल मेरा यही होने जा रहा था जी। हाँ। तो उसका बड़ा एक क्लियर आंसर है कि पीडीपी को अभी भी लोगों ने माफ नहीं किया है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि 2018 में इन दोनों की सरकार मिली थी। तो ये उनको अभी भी, इसका ये मतलब नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ ऐसा नहीं किया है इतिहास में जिसके साथ लोग नाराज हैं, लेकिन इस वक्त लोगों की जो नाराजगी थी वो इस पे थी कि पीडीपी ने बीजेपी का हाथ हाँ नहीं, इसी में मैं बताऊं, बाहर जो हम लोग देखते थे पीडीपी को अपने दिखाते भी थे उस रूप में अपने को कि एक रेडिकल पार्टी के तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा रेडिकल और उसकी एक विरासत थी। तो ये लगा कि क्यों ऐसे दौर में जबकि गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ और पूरे इस दौर में, तो जाना चाहिए पीडीपी के पक्ष में। वो चीज़ हुई नहीं। तो यही बात है ना कि कश्मीर में कोई भी रीजनल पार्टी हो, चाहे वहाँ पे कांग्रेस भी ना हो, वो कभी भी जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि एक बहुत सेंटिमेंट जो है वो अभी भी हिला नहीं है। उसको आप एक सेपरेटिस्ट शक्ल में बेशक ना देख रहे हो आप, लेकिन वो है। अच्छा, इसीलिए अभी रिजोल्यूशन जो पास हुआ असेंबली से, उसमें कांग्रेस भी वहां साथ रही। बिल्कुल। और ये सबसे मतलब नोट करने वाली बात है कि असेंबली में चाहे पीडीपी की नुमाइंदगी बहुत कम है, लेकिन एक रेस जैसी थी कि कौन पहले जाके वो रेजोल्यूशन पेश करे। चाहे उसका कोई बहुत बड़ा माने नहीं है, लेकिन एक उसका एक सिंबॉलिक जो वजन बनता है ना, वो सब वो नंबर सब लेने को तैयार थे कि ये है। तो ये सबसे बड़ी बात इलेक्शन की ये थी कि वो एक तरीके से एक जवाब था 2019 का। क्या इसका मतलब है कि लोग समझते हैं कि अब उनकी सरकार आई है, एनसी की सरकार आई है, तो इससे हालात बहुत ज्यादा बदलेंगे? तो इसका तो साफ जवाब है कि बिल्कुल नहीं, और हुआ भी नहीं है। यही एक कंट्राडिक्शन खड़ा होता है कि 2019 के बाद जो कहिए तो उसका दर्जा छीना गया, स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, तो एक गुस्सा होना चाहिए था और गुस्सा एक रेडिकल फॉर्म लेना चाहिए था। तो जब लोग लग रहा है कि ये तो चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं, जो परंपरागत चीजें थी उसी दिशा में जा रही जनता, तो बाहर इसको लेकर के एक जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या जनता फिर जो है आ गई है, वो गुस्सा खत्म हो गया है, मेन स्ट्रीम में आ गई है? आपकी इस सवाल का जवाब देने के लिए शायद हमें 2019 के बाद जो 3-4 साल थे उस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कितना भयंकर किस्म का रिप्रेशन हुआ है वहां पे। मतलब कि अब शायद हम सब भूल रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला खुद 2019 के बाद 8-9 महीने जेल में रहे। बिल्कुल। चाहे उनने कभी कोई अलगावादी पोजीशन नहीं ली है,
पीडीपी के लीडर जो थे वहीद पारा, जो अब इस बार इलेक्ट भी हुए हैं, जो असेंबली में बहुत एक बहुत बुलंद आवाज है, वो खुद कई साल जेल में थे। तो 2019 के बाद कश्मीर में हर किस्म की आवाज को जो है एक तरीके से बंद किया गया। राजनीतिक तो थे ही थे, जो पत्रकार थे जिन्होंने 2019 के कुछ महीनों बाद 6-8 महीने 1 साल तक कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग करते रहे, उनकी आवाजें भी धीरे धीरे अब हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक भयंकर किस्म की चुप्पी थी। तो गुस्सा जरूर था, लेकिन गुस्सा जाहिर करने के तरीके जो हैं वो एक तरह से हम कहें तो सहम गए थे, है ना। जो पहले स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते थे या पब्लिक मीटिंग्स होती थी या रैलीज होती थी, उनके लिए तो बिल्कुल जीरो जगह रही है। मतलब यहाँ तक आप मानिए कि देखिए, जब कोई मिलिटेंट मारा जाता है, कश्मीरी मिलिटेंट मारा जाता है, तो अक्सर जो उनके जो फ्यूनरल होते हैं वो लोगों के लिए एक मौका होता है जबकि वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकें। तो 1-2 हज़ार नहीं, उसमें 10,000 15,000 लोग निकल आते हैं। 2019 के थोड़ा पहले ही सरकार ने ये ऑर्डर निकाला था कि कोई भी फ्यूनरल जो है वो अपने गांव में नहीं होगा। जो दफनाया जाएगा मिलिटेंट, तो वो अपने परिवार उसको नहीं दफनाएगी। सरकार ने वहां से, जिस गांव का है वहां से 200 किलोमीटर दूर कोई एक जगह चुनी है, उसमें वो दफनाया जाएगा। बाकायदा ऑर्डर है, उसको लागू भी किया बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं हम? किसी मरे हुए मिलिटेंट को दफनाने की बात को किस तरह से दबाया जाता है। तो बाकी जिसको हम सिविल लिबर्टीज कहें, उनके लिए तो बहुत कम जगह कश्मीर में थी। तो जो इलेक्शन था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी हैं उन्होंने ये सोचा कि ये इलेक्शन जो है ऐसे माहौल में शायद उनके पक्ष में जाएगा, तो थोड़ी सी ढील दे दी गई। और उस ढील का इसके ऊपर विवाद भी था। कश्मीर में कई लोग हैं जो समझते थे कि भाई इस इलेक्शन में हमको फिर से एक बार नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पब्लिक विजडम होती है, जो लोगों की अपनी समझ होती है, उसमें उन्होंने ये समझा होगा कि नहीं, ये मौका है। अभी तक 4 साल से 5 साल से कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है, तो एक मौका था जबकि लोग निकले बाहर, जिन्होंने अपनी बातें रखी। और कई जो लीडर, चाहे वो लोकसभा में आए हैं, राशिद इंजीनियर और ये रुहोला मेहदी हैं जो लोकसभा में अक्सर बोलते हैं, तो कई लोग हैं, चाहे वो ऑपोजिशन में हो या रूलिंग पार्टी में हैं, जो एटलीस्ट कश्मीरियों का पक्ष जो है थोड़ा रख पा रहे हैं। नहीं तो मैं समझता हूं 2019 से लेके इलेक्शन के पहले तक कहीं कश्मीरी आवाज जो थी वो बिल्कुल नहीं बाहर आ रही। नहीं, तो यही मेरा एक सवाल इसी से बनता है कि ये जो, अगर आप देखें हो तो इंडिपेंडेंट के तौर पे नई पार्टी बना करके और तमाम लोग लड़े, एक उसमें बहुत रेडिकल्स भी थे, तो इसमें इस पक्ष को किस रूप में देखा जाए, क्या इसी से परिभाषित किया जाए? अगर वहाँ गए तो फिर उनका जो रेडिकल प्लैंक था, जो पूरा अलग चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करेंगे और अपना एक रेडिकल आंदोलन ही चलाएंगे, तो कहाँ खड़ा हो जाता है? और उसके साथ ही ये कितना मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनने जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसी में एक और बात, इसमें अमित शाह की भी कोई भूमिका थी, माना जाता है बहुत लोगों को अमित शाह और केंद्र सरकार ने भी खड़ा किया है। नहीं, ये तो सच है कि 2019 के बाद केंद्र सरकार ने या होम मिनिस्ट्री ने, जिसने भी सत्ताधारी जो पक्ष है, उन्होंने बहुत कोशिश की कि एनसी और पीडीपी को एक तरफ करते हुए कोई नई कश्मीरी जमात खड़ी करी जाए। तो लेकिन वो नाकाम रही। अच्छा। अब वो अपनी पार्टी करके, वो बुखारी साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ के पहले पीडीपी में होते थे, अपनी पार्टी बहुत शोर दौर से वो निकले बाहर, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के पहले तक मुझे लगता है कि जो जानने वाले हैं वो समझ गए थे कि उनकी मतलब जो ऐसे बात दाल गलने नहीं वाली। तो लास्ट मिनट में सबने देखा कि जैसे कि इंजीनियर रशीद जैसे शख्स को रिलीज किया गया, जो कि मतलब कई सालों से वहाँ 4 साल से 2019 से बंद है। यही कि शायद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वोट अपनी तरफ लेके एक मतलब उनको मेजॉरिटी जो है वो नहीं बना पाएंगे। तो वो अकेले नहीं थे,
इंजीनियर रशीद एक थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे, जैसे जमात-ए इस्लामी को 2019 के बाद सरकार ने मतलब घोषित करके कहा है कि ये बैंड है। तो ये कैसे कि उनके 5-6 लोग जो हैं वो फिर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, चाहे जमात इस्लामी के अंदर के भी विवाद जो थे वो रिपोर्ट हो रहे थे कि सब लोग इसके फेवर में नहीं थे। तो इसका यही मतलब था कि केंद्र सरकार की ये कोशिश थी कि कुछ जैसे डिफ्यूज जिसको बोलते हैं ना, हल्का हो जाए कि सब जो वोट शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को जाते वो कहीं और भी जाते, लेकिन वो भी नाकाम रहा। ये जरूर है कि लोकसभा के इलेक्शन में इंजीनियर रशीद इलेक्ट हो गए, लेकिन असेंबली इलेक्शन में ये तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस सब को अगर हम गौर से देखें तो लोग इलेक्शन को एक माध्यम समझ रहे हैं, वो उसको एंड रिजल्ट नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जो इलेक्टेड सरकार होती है कश्मीर में उसके पास बहुत कम पावर होती है। और अब जो अरेंजमेंट है, लिया गया जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जो नया एक निज़ाम बन चुका है, अब जैसे कि आज उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी और पुलिस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मतलब कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि शायद एक एसएचओ को भी अगर उनको शिफ्ट करना हो तो उनके पास वो अधिकार नहीं है। कल ही परसों बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे पूछा गया, भाई 261 जो प्रिजनर्स हैं, राजनीतिक कैदी विभिन्न जेलों में बंद हैं, हरियाणा और जो है उत्तर प्रदेश के, तो उनकी रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उनके पास कोई जवाब नहीं। तो बोले यही अभी हम स्टेटहुड हासिल करेंगे तब उसके बारे में हम सोच पाएंगे। तो यही तो बात है। उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था एक टाइम पर, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल भर पहले, कि मैं तो तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगी। अब ये दूसरी बात है कि उनको अपनी इस बात से मुकरना पड़ा क्योंकि उसके कोई राजनीतिक प्रेशर्स होंगे। तो अभी जो सरकार है उसका लोगों की जो पीड़ा है उसको हल्का करने का उनके पास बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों की पीड़ा जो है वो सिक्योरिटी अपैरेटस से है, वो पुलिस के दबाव से है, वो उनके पासपोर्ट्स के ऊपर है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। तो उसके ऊपर तो इनके पास अभी उस पर हम आएंगे, क्योंकि उस पर डिटेल में बात करनी है मुझे। ये जो पूरी मंशा थी, चाहत थी केंद्र सरकार की और खास करके बीजेपी की, कि कैसे घाटी को कमज़ोर किया जाए, उसमें डिलिमिटेशन का भी एक उसने पासा फेंका और सीटें जम्मू की बढ़ा दी थी। इसके अलावा आप जो बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंस और कैसे अपनी जमातें खड़ा करके एनसी और पीडीपी को वहाँ कमज़ोर किया जाए मेन स्ट्रीम की, और इस तरह से कहीं न कहीं सत्ता अपने हाथ में लिया जाए, यहाँ तक जाता था। ये कितना इसमें कामयाब हुए और कितना नाकाम हुए? अगर मोटे तौर से देखें तो नाकाम रही है। ये साजिश जिसको हम कहेंगे वो नाकाम रही, क्योंकि एनसी बहुमत लेके सत्ता में आ गई है। लेकिन एक चीज़ जो कि शायद थोड़ा सा लोगों को जिससे आश्चर्य ये हुआ कि जम्मू का जो एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर सीटें जो थीं वो एनसी और कांग्रेस के जो अरेंजमेंट में कांग्रेस को दी गई, वहाँ कांग्रेस बहुत ज़्यादा नाकाम रही। इसके कई वजूहत हैं। एक तो ये भी कि उनने बिल्कुल मेहनत भी नहीं की, जहाँ के बीजेपी ने बहुत ज़ोर शोर से अपने जिस तरह से वो इलेक्शन लड़ते हैं उनकी तो कोई मतलब कह नहीं सकता कि वो मेहनत नहीं करते हैं। तो जम्मू के एरिया में जो बीजेपी की सफलता थी वो काफ़ी सराहनीय थी। तो एक तरीके से क्या हुआ है अब कि जो एक ट्रेडिशनली एक कश्मीर और जम्मू के बीच में जो दरार थी वो हम कह सकते हैं कि शायद और बढ़ गई हो। और लद्दाख की तो पॉपुलेशन बहुत कम है, सीटें कम हैं, लेकिन लद्दाख के जनता के पास तो कोई रिप्रेजेंटेशन रहा ही नहीं है। एटलीस्ट जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके पास असेंबली तो है, चाहे सत्ता पूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो, लेकिन लद्दाख के लोग तो उससे बिल्कुल वंचित हैं। तो ये जो एक दरार है, ये कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये एक लंबी साजिश है जिससे हो सकता है कि आगे जाके जम्मू और कश्मीर को भी अलग। इसमें दो चीज़ें साफ करी। डिलिमिटेशन में जो कुछ सीटें गई थी, कितना नुकसान हुआ घाटी का, और इसी के साथ मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो पूरा जो है देखिएगा तो 2019 से जो स्टेट का दर्जा छीना गया, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, तो उसमें घाटी को भी नुकसान हुआ और जम्मू को भी नुकसान हुआ। तो एक संभावना जाहिर की जा रही थी कि इसमें दोनों मिल करके केंद्र सरकार खिलाफ और उसके इस रवैये खिलाफ लड़ेंगे और एकता बनती, वो बन नहीं पाई और बनती दिखी नहीं, वो नतीजे में भी नहीं दिखा।
ये क्या फैक्टर है? नहीं, देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जम्मू के लोगों को भी 2019 में जो कुछ वहाँ जो उनके स्टेटस को छीना गया, उससे जम्मू के लोगों को भी काफ़ी हानि पहुंची है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू का जो इलाका है, खासकर जो जम्मू सिटी है, उसका आरएसएस के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है। हाँ। तो चाहे जम्मू के लोग हो सकता है कि एक दूसरा डायरेक्शन लेते, उनका एक पुराने राजनीतिक ढांचे में जकड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो आपने डिलिमिटेशन वगैरह की बातें की, ये सच है कि जिसको आप कश्मीर कहते हैं और जम्मू कहते हैं, जम्मू के कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान और हिंदू लगभग पुंछ, रजौरी, इन सब एरिया। जी। तो हुआ ये कि वहाँ से भी वहाँ भी बीजेपी नाकाम रही। कोशिश ये थी कि वहाँ शायद एक कम्युनल वोट होगा, लेकिन पूरी तरह से हुआ नहीं। वो हुआ तो ये जो मतलब जो समतल इलाका है जम्मू के प्लेन्स का, पहाड़ी इलाके में बीजेपी को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये हमें शायद मानना पड़ेगा कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो एक हिस्टोरिकली एक ऐतिहासिक एक टेंशन रहा है, उसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड वजूहात हैं, वो शायद इस इलेक्शन से थोड़े और बढ़ गए हैं कि अब जम्मू के लोग समझते हैं कि अरे एक बार फिर ये कश्मीरियों की सरकार बन गई है। चाहे एक ज़माना ये था जबकि एनसी की जम्मू के इलाके में बहुत अच्छी पकड़ थी। तो ये जो है, अगर आपसे पूछें कि ये जो एक तीसरी जो कोशिश हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से रिजर्वेशन के जरिए कैसे जो है जो मेन स्ट्रीम का जो हिस्सा था उसको काटा जाए और उसको डाइल्यूट किया जाए, उसमें गुर्जर, सफाई कर्मचारी, दलित, इन सबको देने की कोशिश किए हैं, और ये कितना इसमें कामयाब हुए इसके जरिए, और कितना जो है मुझे लगता है शायद जम्मू के इलाके में जो समतल इलाका है, शायद वहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिला होगा उनको। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है, देखिए जो गुजर बकरवाल हैं पहाड़ी इलाके के, जैसा कि हम सब के मल्टीपल आइडेंटिटीज होते हैं, बिल्कुल, है ना, तो उन सब के भी मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। तो शायद उन्होंने अपना जो एक शेड्यूल्ड ट्राइब आइडेंटिटी है उसको भी समझा और अपने पहाड़ी और कश्मीर से जुड़े हुए होने को भी अलग तरीके से समझा। तो वो शायद पहाड़ी इलाके में उतनी कामयाबी उनको नहीं मिली। अच्छा, नहीं मिली। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ये छोटी छोटी मतलब जो दाव पेच केंद्र सरकार ने कोशिश की थी डिलिमिटेशन के थ्रू या रिजर्वेशन के उसके थ्रू, तो उसको वो एक जो कश्मीरी सेंटिमेंट के सामने वो शायद हम कह सकते हैं कि नाकामयाब रहे। तो अगर पूछें कि ये जो सरकार है, अगर इसको लगता है कि हम इसमें नाकाम होने जा रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो मिलने नहीं जा रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है चुनाव नहीं कराते? मुझे लगता है कि लास्ट मिनट पे जो इनके कुछ एक्शंस थे, उनसे ये जरूर जाहिर हो रहा था कि कुछ पैनिक है। तो जिस तरह के ये लोगों को, जैसे कि इंजीनियर रशीद को जेल से छोड़ा, फिर जेल वापस लेने की अब बात हो रही है, तो ये कोई बहुत सोची समझी दूरदृष्टि वाली स्कीम नहीं है। ये तो शॉर्ट टर्म है। या जमाते इस्लामी वालों जिनके साथ केंद्र सरकार में एक तरीके से उनको पूरा एक एनिमी के तौर से उनको पेंट किया गया, फिर उन्हीं के बंदों को फिर इलेक्शन में भिड़ने का मौका दे रहे थे। तो ये सब तो थोड़े थोड़े मैं समझता हूँ कि एक छटपटाने वाली बात हुई। लेकिन एक शायद ये भी हमको मानना पड़ेगा कि अभी भी केंद्र सरकार ये दिखाना चाहती है कि कश्मीर को हमने जी जान से जीत लिया। मतलब एक डंडे के बल से हो सकता है कि वहाँ बदलाव लाया, और वो तो स्पष्ट है कि वो चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा भी लग गया हो, कि वो एक तरीके से बहुत एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव था जिससे कि 2019 में स्पेशल स्टेटस को हटाया गया। तो अब वो दिखाना चाहते थे दुनिया को कि देखिए, लेकिन वहाँ के लोग हमें ही वोट करने जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो हार गए, तो अब कह रहे हैं देखिए इलेक्शन हुए तो इसका मतलब डेमोक्रेसी है,
तो ये जो देखिए, जब आपके पास मीडिया आपके काबू में हो ना, तो आपकी हार को भी जीत दिखाया जा सकता है, जीत को जैसा आप सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो ये तो चित भी उनकी है, पत भी उनकी है, तो वो तो हम आते हैं अब आतंकवाद वाले मसले पर। पिछले दिनों के 2014 के पहले मतलब इस तरह का जो है बहुत घटना इस तरह की नहीं दिख रही थी। अभी इस दौर में देखा जा रहा है, जो अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, तो करीब 68 जो है मिलिटेंट्स मारे गए हैं इस साल, और उसमें 26 जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और 31 जो है नागरिक मारे गए हैं। और ख़ास बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों में जो अफसर हैं वो काफ़ी जो है उसके चपेट में आए हैं, हताहत हुए हैं, उनकी हत्या हुई है। तो ये एक नई ज़मीन वहाँ कैसे तैयार हो रही है और इसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, कितना इंटरनल है और कितना बाहरी है। जो एक तरीके से जो आर्म्ड मिलिटेंसी है वो 2019 के बाद, देखिए जो मिलिटेंट है वो कहीं भी हो, वो तब तक एक सोसाइटी में, एक क्षेत्र में तब तक नहीं सरवाइव कर सकता जब तक कि कुछ लोकल सपोर्ट ना हो। तो 2019 के बाद जो एक तरीके से बहुत ही कड़ी किस्म की वहाँ पे लोगों के ऊपर जो प्रेशर था, तो इसमें दो राय नहीं है कि उससे जो मिलिटेंसी थी वो कुछ देर के लिए दब गई थी। अच्छा। वो आपको दिखाई नहीं दे रही थी। उसके साथ साथ जो लद्दाख में चाइना के साथ टेंशन हुआ, उसका एक ये नतीजा था कि जो आर्मी जो जम्मू के एरिया में जो डिप्लॉयड थी, उसको भी वहाँ से एक पूरी आरआर की जो एक पूरी डिवीजन है उसको जम्मू एरिया से लेके लद्दाख भेज दिया गया, एक तरीके से एक इमरजेंसी में। तो क्या हुआ कि जम्मू का एरिया जो था उसमें फौजी जो निगरानी थी वो थोड़ी हल्की पड़ी। तो संभवतः जो भी ये मिलिटेंसी के पीछे जो भी ताकतें हैं, उनको ये लगा होगा कि अगर कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और जम्मू में थोड़ी ढील है, तो वो फटाफट जम्मू में इंसिडेंट्स होने लगे और बहुत घातक किस्म के वाक़ये हुए। लेकिन तो सिक्योरिटी फोर्सेस का इसका ये जवाब था कि देखिए, हमने थोड़ी सी यहाँ ढील दी थी क्योंकि हमें थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ा सैनिकों को, लेकिन अब धीरे धीरे नियंत्रण में है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कश्मीर घाटी में भी इंसिडेंट्स होने लगे हैं। आपने सवाल पूछा कि क्या इसके पीछे क्या ताकतें हैं, क्या सपोर्ट है। देखिए, आर्म्ड मिलिटेंसी जो होती है वो कभी भी किसी बाहरी पावर के सपोर्ट के बिना नहीं होती है ना। जब बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी खड़ी हुई थी तो वो भी आपको पता है किसके सपोर्ट से हुई थी। कहीं भी आप दुनिया भर में, चाहे अल्जीरिया ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, कहीं ना कहीं तो मेरी समझ में जो हम अभी एक हल्का सा जो एक उबाल जैसा देख रहे हैं इंसिडेंट्स में, वो जरूर उसमें पाकिस्तान से कोई सिग्नल दिया जा रहा है। अच्छा। कि आप हमें ये हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है और जो मीडिया में उनके जो मतलब जो क्या बोलते हैं चमचे हैं, वो अक्सर ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ठीक है, हो सकता है या नहीं है, वो अलग बहस है। लेकिन ये एक तरीके से जो मिलिटेंसी को एक का जो उबाल है, वो शायद एक तरीके से हम उनका एक संकेत समझ सकते हैं कि हम कुछ भी हो, लेकिन हम ये तो आपकी नाक में दम कर ही सकते हैं। ना, इसको इस रूप में देखा जाए कि पिछले दिनों पाकिस्तान अपने उसमें उलझा था और ये चीज़ें जो है उस रूप में यहाँ फोकस नहीं था, उसका डिफोकस में आ गया था। इस बीच कहा जा रहा है, आरोप लगते हैं कि भारत सरकार का एक कंसंट्रेशन और बलूच क्षेत्र में है, वहाँ घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। तो आपने जो एक दखल दिया है, तो उसका रिएक्शन भी, उसके रिएक्शन के तौर पर भी देख सकते हैं। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो आप ये छुटपुट घटनाएं देख रहे हैं मिलिटेंसी की, चाहे इसमें जो मारे जाते हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो कश्मीरी लड़के हैं। ये नहीं है कोई उस पार से आए हुए हैं, वो कश्मीरी लड़के हैं। लेकिन
उसमें कुछ संख्या है जो कि बहुत हाईली ट्रेंड, बहुत इफेक्टिव लोग हैं। देखिए श्रीनगर तक में वो पहुंच गए थे। ये तो बहुत सालों के बाद हुआ है कि श्रीनगर में अटैक हुए हैं, एक मिलिटेंट मारा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति जो है ये कुछ बदला नहीं है। जो आपने 2019 में जो क्लेम किया था कि भाई ये इस पूरे प्रॉब्लम की जो जड़ है वो 370 है, आप 370 खत्म करेंगे और इतने सारे हजार लोगों को आप जेल भेज देंगे तो आतंकवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, मिलिटेंसी क्रश हो जाएगी। वो अब स्पष्ट है कि वो बात नहीं है। जो इसकी जड़ है वो बहुत एक पॉलिटिकल जड़ है, बहुत डीप है। तो आप उसको कुछ साल, 2 साल, हो सकता है 5 साल तक छिपा सकते हैं, लेकिन आप उसको भुला नहीं सकेंगे। अब इसी के नाम पे हम देख रहे हैं उत्पीड़न भी। किश्तवाड़ में अभी एक रिपोर्ट आ रही थी, परसों ही घटना शायद हुई। 4 लोगों को पकड़ के ले गए, लेबर्स थे, सेना के लोग ले गए सीधे, और उनको इतना मारे, इतना जो है उनका उत्पीड़न किया, उनके मुंह से खून की उल्टी हुई और बाद में उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, थोड़ा डिफेंसिव हुए। तो ये उत्पीड़न भी उसी तरह चला, उसके बहाने चला। ये पहली बारी भी नहीं है जो ऐसा हुआ है। पिछले साल पुंछ में ऐसा हुआ था। ये वैसे क्षेत्र हैं जहां के लोकल पॉपुलेशन जो है वो आर्मी के साथ बहुत करीब से जुड़ी हुई है। अच्छा। जिनके 30-35 साल से जो वहां, देखिए वो एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हाँ, ये जरा समझाइए वो क्या है। वो पहाड़ी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, वहां खेती नहीं है, वो संपन्न नहीं है। कश्मीर घाटी जो है वो संपन्न इलाका है। तो वहां एक इतनी बड़ी सेना का जो प्रेजेंस है वो एक तरीके से वो उन लोगों की जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू बन गया है। तो जिसको कहते हैं आप, जो आपके ऊपर बैठा है आप उसके साथ वैर तो नहीं कर सकते। तो वहां एक्चुअली फौज के साथ लोगों के रिश्ते हैं, लोग काम करते हैं, कोई पोर्टर के तौर करता है, कोई गाइड के तौर पे करता है, तो मतलब सब मिले हुए हैं मिलिट्री के साथ। उसके बावजूद जब भी कोई वहां इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह सेना ने लोकल सिविलियंस को पीटा है, टॉर्चर किया है, पुंछ में भी और अब ये जो हाल में जो आया है, तो ये तो अगर थोड़ी बहुत आपके कुछ एक सुलह जो है बन रही थी लोगों के साथ, वो भी शायद तोड़ रहे हैं। तो लेकिन महेंद्र जी, एक चीज हमको याद रखना चाहिए कि आप कहीं भी सेना जो है वो दुश्मन के साथ लड़ती है। पुलिस और सेना में यही फर्क है। तो अगर आप सेना को इस जगह में पुलिस का काम करने के लिए रखेंगे, नहीं, मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ एक तरह का बाइफर्केशन तो किए थे कि सेना पहले पुलिस हस्तक्षेप करेगी, सेना बाद में जाएगी, क्या वो सब टूट गया है? मेरी समझ में अब जिस तरह से पुलिस का मिलिटराइजेशन हुआ है, तो पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। रोल शायद अलग अलग होंगे, लेकिन जिस तरह वो लोगों के सामने पेश आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिसको अगर हम एक सिक्योरिटी अपैरेटस कहें, वो बहुत ज्यादा मिलिटराइज्ड हो गया है। पूरा एंटागोनिस्ट। और मेरा ये कहने का मतलब ये था कि आप जब वो मिलिटराइज्ड नजरिए में सिविलियंस के साथ पेश होते हैं, सिविलियंस के सामने पेश होते हैं, तो आपको सिर्फ दुश्मन दिखता है। बिल्कुल, है ना। चाहे आप कुछ भी, कितनी भी कोशिश करो और कुछ मतलब संभावना और ये सब स्कीम लगाओ और लोगों को सिलाई की मशीन और कढ़ाई के कैंप करो, लेकिन आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो एक अलग किस्म की ट्रेनिंग होती है। तो जब कभी ऐसा कोई अटैक होता है तो वो फिर उन्हें तो दुश्मन ही ढूंढना है ना। तो अगर वो दुश्मन गायब है तो हो सकता है कि रास्ते में कोई सिविलियन आ जाए जो उस आग में लिपटा जाए बेचारा। तो ये तो जब तक आप एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, एक समाधान नहीं ढूंढते। ये जो घाटी है अब जम्मू कश्मीर है, मतलब ये कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड जो है कुछ क्षेत्र हैं उसमें आता है, सैनिक क्षेत्रों में। कितनी संख्या होगी, कितना लगाएं? देखिए, ये भी बहुत एक विवादित नंबर है, क्योंकि आप अगर कहेंगे कि 8 लाख हैं तो लोग बोलेंगे कि नहीं, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो आप उनसे कहें कि फिर आप बताइए कितने सैनिक हैं, तो उसका जवाब कभी मिलता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप ये मान के चल सकते हैं कि 5 लाख तो
जम्मू, पहाड़ी इलाका, रजौरी, पुंछ मिला के 5 लाख तो होंगे ही होंगे। और इसमें फिर आप देखिए कि जे.एंड.के पुलिस भी है, वो अलग से वो होती अलग है। से होगी। तो जो वो 7 वक्त का बताते हैं कुछ आकर। तो इसलिए ये जो कभी भी कोई कश्मीर जाता है उसको आंकड़ों से शायद कोई जरूरत नहीं है वो आंकड़ों चप्पे की। चप्पे पे दिखती आप है। जब आप निकलते हैं तो आपको खुद ही समझ आ जाता है मैं कि श्रीनगर कहाँ गया, है। देख रहे बैरिकेड्स लगे हुए हैं हर बिल्कुल। और चप्पे पे कितने सिपाही हैं, कितनी बंदूकें हैं, कितने कैंप हैं, कितने चेक पोस्ट हैं, कितने बंकर हैं, तो उसको आप छिपा नहीं सकते हैं ना, वो तो सामने आ जाता है। ये विलेज गार्ड्स हैं, ये इनकी क्या भूमिका होती है? कितना सेना से जुड़े होते हैं, क्या उनकी? इसका एक पुराना भी इतिहास है। हाँ। बीच में थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था कि ये मतलब गांव दूर दराज इलाके में, खास करके जो हिंदू डोमिनेटेड पहाड़ी इलाका है जिसकी हमने बात की, पुंछ में, रजौरी में, किश्तवाड़ में, तो लोगों को बंदूकें दी गई और कुछ एक्स सर्विसमैन को मिला के विलेज डिफेंस कमेटी, VDC जिसको बोलते थे। लेकिन उसका पहली बार जब 10-15 साल पहले जब पहली बार ही इनको डिप्लॉय किया गया तो शायद सरकार का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि या तो वो बेचारे अनट्रेंड थे तो कुछ मारे जाते थे, और कुछ जो थे वो अपनी जो गांव की लेवल की रंजिशें वगैरह होती हैं उसमें फंस जाते थे। क्या थे कि वो अपनी बंदूकें लेके उसमें भी भिड़ जाते थे। तो शायद थोड़ा सा उसमें तो ये भी उनमें से, उन चीज़ों में से हैं जो कि जब आंच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार को दिखाने के लिए कि भाई देखिए अब हमने ये नया एक, क्योंकि आर्मी तो आपके पास वहीं पहले से थी, BSF पहले से हमने कुछ भी प्रयोग करते रहना, तो ये दिखाने के लिए। और ये मीडिया में भी वो फोटोएं आ जाती हैं कि गांव की महिलाएं बंदूकें लेके खड़ी हैं, या गांव के आदमी जो हैं वो पुरानी 303 राइफल लेके खड़े हैं। लेकिन ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको अगर मिलिटेंसी से अगर लड़ना है तो आपको जो पूरी पॉलिटिकल वहां पे जो राजनीतिक जो एक इक्विलिब्रियम बना है उसको बदलना है। बिल्कुल। आप उसको एक मिलिट्री लेवल पर नहीं हल कर सकते, नहीं कर सकते। अभी जम्मू कश्मीर जो है देश के समृद्ध राज्यों में आता था, GDP के स्तर पे, एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी। लेकिन अभी जो नए आंकड़े आ रहे हैं, देखा गया 2014 के बाद, तो खास करके 19 के बाद अभी नया आंकड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वहाँ 18.1% कितना जो है बेरोजगारी है, जो नेशनल एवरेज से जस्ट डबल है। 9% है नेशनल एवरेज, और एक दौर में वहाँ 5% से नीचे ही हुआ करती थी। और इसको किस रूप में परिभाषित किया जाए? देखिए, आज भी आप अगर कश्मीर की घाटी में जाएंगे तो आपको उस तरह की गरीबी नहीं दिखाई देगी जिस तरह की आपको ज़्यादातर भारत में दिखाई देती है। इसकी कई वजूहत हैं। मेन तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ जो 1952 में शेख अब्दुल्ला के अंडर जो लॉन्ड रिफॉर्म हुए थे, उससे पूरा एक किस्म की क्रांति ही आ गई वहाँ पे। और उसको, और साथ में जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन वहाँ थी, तो इन दोनों को मिला के बहुत एक समृद्धि आई थी वहाँ पे। अब हम ये नहीं कह सकते कि, मैं आपको ये बताऊंगा कि 2019 के बाद क्या क्या हुआ जिससे इस पे असर आया। एक तो पहले क्या होता था कि कुछ प्रोडक्ट्स थे जिनके ऊपर ऑक्ट्रॉय लगती थी जम्मू में, तो वो चीजें लोकली बनती थी, वो जम्मू में बनती थी, वो श्रीनगर में बनती थी, वो रोजमर्रा की चीजें थी। हीटर है, कंबल है, इलेक्ट्रिक तार है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन अच्छे खासे इसमें लोग जुड़े हुए थे और आमदनी होती थी। तो इन्होंने वो हटा दिया कि अब तो आप भारत का अंश हो, तो इसमें ऑक्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो जो वो लोकल इंडस्ट्री थी, जो श्रीनगर के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जम्मू के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो कि लोकल कंजम्पशन के लिए बनाती थी, उनका तो भट्ठा बैठ गया। कश्मीर की जो एक तरीके से जो प्रॉस्पेरिटी है, उसका सबसे बड़ा जो दर्जा है वो है हॉर्टिकल्चर, जो टूरिज्म से भी, मैं समझता हूँ टूरिज्म से भी ज्यादा, क्योंकि टूरिज्म जो है वो बहुत कम लोगों में उसका असर पड़ता है, और उसमें भी अक्सर जो पैसा आता है
वो बाहर चला जाता है, चाहे वो होटल के चेन हो या ट्रांसपोर्टर हो या जो भी कुछ हो। हॉर्टिकल्चर जो है वो बहुत एक तरीके से कश्मीर में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और कुछ इलाके हैं कि जब वहाँ सीजन होता है तो सच में आप देखेंगे कि हर घर में लोग जो हैं फ्रूट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आप चाहे स्कूल टीचर भी हों, लेकिन आपके पास 1 एकड़ जमीन होगी, उसमें सेब होगा, वो भी आप उसको बेच रहे होंगे। अब उस पे अड़चने आ रही हैं अजीबोगरीब। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली की मंडी में ईरान के सेब आ रहे हैं और उनकी ड्यूटी कम की गई है, और वो ईरान के सेब जो हैं वो पाकिस्तान के थ्रू आते हैं। तो अब ये मतलब एक तरीके से अगर कश्मीर के जो लोग हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो साजिश है हमें बर्बाद कमजोर करने की, शायद वो गलत नहीं होंगे। बिल्कुल। या अखरोट है, हाँ, तो कश्मीर का अखरोट बहुत मशहूर है दुनिया भर में, लेकिन अखरोट जो है वो अफगानिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान के रूट से। तो इसमें आप शायद बहुत ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरी ना करते हुए कुछ तो आपको दिखता है कि इसमें लोगों को एक तरीके से कुछ चोट पहुंचाने की कमजोर कर दिया जाए। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे जम्मू के लोगों पे भी असर हो रहा है, क्योंकि ये जो फल सोबत है वो जम्मू के थ्रू ही आता था और सामान यहाँ से जम्मू के थ्रू जाता है, तो इसमें दोनों तरफ लोगों के ऊपर असर पड़ा है। तीसरी चीज है सरकारी नौकरियां। नए रिक्रूटमेंट को बहुत कम कर दिया गया है। ये हो सकता है कि वहाँ की सरकारी नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं या जो भी कुछ है, लेकिन उससे भी असर पड़ा है, नए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो कुल मिला के एक इकोनॉमिक स्लो डाउन तो ज़रूर दिखता है, लेकिन अगर आप हमारी मीडिया में देखेंगे तो आपको सिर्फ वो अमरनाथ यात्रा दिखाएंगे या वो फिर आपको टूरिज्म दिखाएंगे। तो टूरिज्म तो कुछ महीनों के लिए होता है, और जैसे मैंने आपसे कहा वो श्रीनगर शहर में आता है, हो सकता है पहलगाम, गुलमर्ग, टंगमर्ग ऐसे 2-4 छोटी छोटी जगहों में, और फिर चला जाता है। बाकी लोग जो हैं उनका गुजर जो है वो तो ज़मीन से, अभी भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और जो ये एक तरीके से कहा गया था कि बहुत बड़े बड़े पूंजीपति आए, उन्होंने ज़मीनें देखी, उन्होंने ज़मीनें खरीदी, हो सकता है ज़मीनें उन्होंने खरीद ली हों, लेकिन कोई फैक्ट्रियां या कोई नौकरी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ खास में हम नहीं देखे। तो अभी मैं वही पढ़ रहा था, पहलगाम के रास्ते में एक शख्स जो है PhD किया हुआ, पढ़ा 30 साल पढ़ा चुका है, उसकी फिर नौकरी छूटी वहाँ से, और वो जो है वहाँ जूस की दुकान, एप्पल की जूस की दुकान जो है चला रहा है। उसकी पत्नी भी पढ़ी है, MA की है, वो खुद जो है MA था। बोला कहीं नौकरी लग ही नहीं रही, कहीं प्राइवेट में भी कोई जो है, अपने बच्चे जाते हैं जो जिनको पढ़ाया था, बोला हमको छुपना पड़ता है कि देखेंगे हमारे जो अध्यापक वो कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब, ये अपने तरह से मिलिटेंसी के लिए खाद पानी नहीं पैदा हो रहा है? मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा कि हम समझें कि जो आर्म्ड मिलिटेंसी है वो उसकी पैदाइश कोई आर्थिक परिस्थितियां हैं। ये है, उसमें आर्थिक परिस्थितियां भी उसका एक भाग हो सकती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल है, वो एक राजनीतिक तो आर्थिक, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। कश्मीर का जो नेचुरल फ्लो है ना, वो पाकिस्तान की तरफ है। हमारी नदियां जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। हमारे जो ऑल वेदर रोड जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ, रावलपिंडी की तरफ जाते हैं। तो अगर कश्मीर के जो उपज है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, जो हमारा इतना कुछ है, वो अगर उस तरफ भी जा सकता तो कितनी कमाई होती लोगों की। बीच में जब वो कमरान पोस्ट उन्होंने किया था तो रोज करोड़ों का सामान जाता था। तो ये राजनीतिक नहीं है तो फिर क्या है? आप समझे कि कश्मीरियों के लिए उनको कमजोर सरहद के उस पार को एक दुश्मन कौम की नजर से देखना बहुत मुश्किल है। लोगों के परिवार हैं वहां पे, है ना। आप पंजाब में भी देखते हैं कि पंजाब में आज भी लोगों में कितनी संवेदना है उस पार के पंजाबी लोगों के साथ, है ना। तो ये शायद जो कि सरकार में रहने वाले आपके जैसे लोग हैं, शायद ये पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। मैं खुद मुझे टाइम लगा ये समझने के लिए कि लोग
पाकिस्तान को किस नजरिए से देखते हैं, है ना। वो उनके लिए ये दुश्मन कौम देखना बहुत मुश्किल है। वो है नहीं वैसा उसमें कि वो पाकिस्तान आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट कर रहा है, वो उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। एक कल्चर जो है हमारा वो जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र के साथ, लोगों के परिवार हैं, शादियां हैं, रिश्तेदार हैं वहाँ पे। तो संजय जी, कश्मीर में परमानेंट रेडिकल स्ट्रीम्स जो है काम करती रही हैं, मतलब जो चुनाव में नहीं भागीदारी करती हैं, और आप अपने भी पूरी बातचीत में बार बार उस सवाल को लेना कि पॉलिटिकल मसला है, इसको राजनीतिक ढंग से भी ही हल किया जाना चाहिए, किसी सेना के बल पर आप उसको हल नहीं कर सकते। तो वो उसको सबसे मेन स्ट्रीम के तौर पे कहिए, उसकी तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक बड़ी वॉइस होती थी, बड़ा प्लेटफार्म, और इस तरह के तमाम नेता थे। तभी वो किस रूप में काम कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, या कोई जो है रिप्रेशन उत्पीड़न के शिकार हैं? देखिए 2019 के बाद मुझे लगता है ये हमें मानना पड़ेगा कि वो जो स्पेस थी वो कुल मिला के खत्म हो चुकी है। कश्मीर में कई लोगों का ये भी मानना है कि वो स्पेस जो थी वो शायद केंद्र सरकार के अनुमति के साथ ही बनी थी। आप समझ रहे हैं? अच्छा। कि उनको थोड़ी सी एक परमिशन दी गई थी, एक स्पेस दिया गया, स्पेस दिया गई थी, तो उससे आपका और जो क्योंकि जो आर्म्ड मिलिटेंसी है वो तो आपको दिखाई नहीं देती है, तो ये एक उसका एक सरफेस लेवल था, तो आप समझ रहे थे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, है ना। लेकिन ये शुरू तो इसकी मैं समझता हूँ 2016 से हो गया था, जो प्रेशर इनके ऊपर डालना शुरू हुआ। जैसे कि सैयद अली शाह गिलानी थे, वो तो आखिरले 10-12 साल हाउस अरेस्ट में रहे, कोई मीडिया उनसे नहीं मिल पाता था। धीरे धीरे इनके जो सब काडर हैं उन सब को जेल में बंद कर रखा है। कई जो हैं वो जेलों में ही गुजर गए हैं, बाकी अभी भी सड़ रहे हैं वहाँ पे। 261 प्रिजनर हैं। तो ये एक तरीके से अगर हम कोई सफलता दे सकते हैं 2019 में जो भारत सरकार के एक्शन थे, तो ये सफलता थी कि जो हुर्रियत की जो स्पेस थी, यासीन मलिक भी जेल में हैं, तो जो भी प्रमुख लीडर्स थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, वो सब के सब जो हैं एक तरीके से इमोबिलाइज हो गए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो वो एक सेंटिमेंट उसके पीछे था, क्या वो गायब हुई? नहीं, सिर्फ जो वो सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करने की जो जगह थी वो आपने मिटा दी। तो क्या ये इसमें बहुत ये कोई अक्लमंदी है, ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी डेमोक्रेसी में आप जो आपके खिलाफ भी जो आवाजें उठ रही हैं, बिल्कुल आपको वो क्या कह रहे हैं उनको समझने के लिए कोई स्पेस तो होनी चाहिए। अभी आपने मीडिया को लगभग शांत कर दिया है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल मतलब एक मिटा ही दिया है ऑलमोस्ट। तो अगर आप सत्ता में हैं, आपको कश्मीर में लोग क्या सोच रहे हैं उसको समझने में आप कैसे समझेंगे उनको? आप क्या सिर्फ खुफिया तंत्र के थ्रू समझेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं। क्योंकि हर सोसाइटी में ये तरीके होते हैं। आपको अगर आप अपने आप को ऊंचे दर्जे के सत्ताधारी भी समझें, तब भी आपके लिए जरूरी है कि ऑपोजिशन क्या मांग रही है, क्या सोच रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है ना। आप उसको अगर बिल्कुल सफाचट कर देंगे तो बस यही है कि आप मतलब आपका और लोगों के बीच में आपको कोई कांटेक्ट नहीं रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ तक कि राजे रजवाड़े भी जनता के सेंटीमेंट को ध्यान में रखते थे तो कोई फैसला लेने से पहले। बिल्कुल। तो देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें, उसमें दो चीज़ों की बात ना करें तो बातें अधूरी रह जाएंगी। ये जो पुलवामा हुआ था पिछले 2019 के चुनाव के दौरान, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। बड़ी घटना थी, 40 सैनिक मारे गए थे, उस पर कोई जांच भी नहीं बैठाई गई। क्या इसको लेके अवधारणा क्या है, किस रूप में देखते हैं इसको, क्या था ये? जब तक आप ऑफिशियल लेवल पर कोई इंक्वायरी नहीं रखेंगे तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई लोगों ने इसके बारे में टिप्पणियां उठाई हैं, सवाल उठाए हैं, उस टाइम भी उठाए थे। जो ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन में भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि कई चीजें थी जो बहुत संदिग्ध थी और बहुत समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, कि आखिर
इतने सारे मतलब 2000 के करीब सीआरपीएफ वाले एक ही दिन कैसे निकले, जो कि कभी नहीं होता कभी था। नहीं होता था। कैसे हुआ कि पुलिस के पास कुछ खबर भी थी कि कुछ लोग घूम रहे हैं, हाँ, वो बता रहे एक्सप्लोसिव के साथ जो है 3 दिन से घूम रहे हैं, ये खबर भी थी, लेकिन तब भी नहीं कुछ कर पाए। तो क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या इसमें साजिश थी? ये तो जब तक के ऑफिशियल नहीं होगा तो मतलब आप मैं कुछ भी कह दूं तो उसका आप खंडन कर सकते हैं ना। सवाल ये है कि वो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, बिल्कुल, है ना। तो कुछ कुछ पॉपुलर किताबें निकली हैं जो कि बिल्कुल सरकारी जो पक्ष है उसको एस्टैब्लिश करती हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह जो है ये बना हुआ है और बना रहेगा। क्या वो लड़का जो था, क्योंकि उसका क्रेडिट जैश ए मोहम्मद ने ले लिया कि भाई ये हमारा लड़का था, ये किया गया, लेकिन ये कश्मीर के इतिहास में पहली बारी नहीं होगी कि किसी मिलिटेंट ग्रुप ने कोई एक्शन लिया हो जिसके तार जो हैं वो कहीं और निकलते हैं। हाँ, है ना। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह में होता है कि जो एक्शन करने वाला जरूर अपने आप को मिलिटेंट समझता है, लेकिन उसको रास्ता दिखाने के लिए और उस जगह पे पहुंचाने के लिए किसका हाथ है, कहाँ है, वो बहुत मुश्किल है कहना। इतना ही हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत ऊंचे दर्जे की लापरवाही हर एक लेवल पर हुई और एक भी ना सीआरपीएफ ना किसी को आज तक नहीं सुना हमने कि भाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, इसको डिमोशन हुआ। तो ये कैसे हो सकता है? सही बात कि अगर इसमें कोई नहीं है डाउट हमें, तो फिर ऐसा कैसे नहीं हुआ? क्योंकि मिलिट्री स्ट्रक्चर में क्या माना जाए कि अगर कार्रवाई करते, लापरवाही तो एकदम है ही है, और लापरवाही नहीं है फिर बड़ी साजिश है जी। इनको लगा कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो जो असलियत है वो सामने आ जाएगी, और कोई हमारे पास इसको समझने का कोई और जरिया है नहीं। यही हम समझ सकते हैं कि इसको अगर कोई मतलब ठीक से इंक्वायरी की जाए तो जो आपको इसमें से निकलेगा वो शायद आप उन चीज़ों से पब्लिक को अवगत नहीं कराना चाहते। और इसी के साथ एक दूसरा मसला जो है 1989 का एक्सोडस जो है कश्मीरी पंडितों का, वहाँ से जो है पलायन। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि उस समय आप कहाँ थे और किस भूमिका में थे, और दूसरा वो क्या था कि जिस रूप में पेश किया जाता है बाहर, क्या वही सच है कि एक दूसरी तस्वीर भी है उसकी? 89-90 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ और अगले 7-8-9 साल तक चलता रहा। इसका तो इसमें कोई दो राय बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन विवाद इस पर है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। बिल्कुल, क्यों हुआ का शायद हम कभी कोई सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि उन सालों में कश्मीर में एक बहुत डर का माहौल था, अफरा तफरी मची हुई थी, नामालूम बंदूकदार जिनको बोलते थे लोग घूम रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं मारे जा रहे थे। जितने कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा कश्मीरी मुसलमान मारे जा रहे थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, जब मैंने कहा कि कैसे हुआ पलायन, ये क्यों हमारे लिए, क्यों खासकर मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हमें बताया जाता है कि अचानक जनवरी की एक रात, 1990 की जनवरी की एक रात को हर मस्जिद पे लोग नारे निकालने लगे और बस रातों रात जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो कश्मीरी पंडित हैं वो निकल गए घाटी से। ये तो कतई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि इसके लिए कोई आप कुछ सबूत पेश करें। अच्छा, ये नहीं हुआ था मस्जिदों से किसी तरह का नहीं, कोई? क्या किसी एक मस्जिद से ये आवाज उठी या 3 मस्जिदों से ये आवाज उठी, हो सकता है, हाँ, लेकिन क्या हर एक मस्जिद से ऐसा तो नहीं हुआ। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, जो पलायन हुआ, हो सकता है कि जनवरी 1990 में
50 या 100 परिवार निकले हों। हो सकता है फरवरी मार्च में और 100 निकले हों, लेकिन जो पलायन था वो रेगुलरली अगले 7, 8, 9 साल तक चलता गया। तो उसका क्या मतलब है कि लोगों को डर महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई जानी खतरा सबको नहीं था कि तुरंत जाएं। नहीं तो वो 8 साल नहीं लगते थे ना उनको निकलने में। बिल्कुल। अब ये जो नैरेटिव है, आप सच मानिए तो ये नैरेटिव आपको 1990, 91, 92 में कहीं नहीं मिलेगा। ये उसके बाद बनने लगा ये नैरेटिव। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण करता हूँ। कुछ साल पहले मैंने एक किताब बनाई थी, वो कश्मीरी फोटोग्राफर्स के बारे में। तो उसमें जो सबसे सीनियर थे, मेराजुद्दीन बहुत सीनियर फोटोग्राफर है, वो 1986 से फोटो जर्नलिस्ट थे। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, मैंने कहा आप यहाँ के टॉप फोटो जर्नलिस्ट थे 1989 में, इंडिया टुडे के लिए काम करते थे, आपने कश्मीरी पंडित पलायन के फोटो क्यों नहीं खींचे? तो वो थोड़े से अचंभे में रह गए, बोले हाँ ये तो सच है, वो लोग रात को निकलते थे। तो मैंने कहा एक रात को निकले, लेकिन अगर 2 लाख लोगों को निकलना है तो कई रातें लगी होंगी। आपके पास फ्लैश थे, आप फोटोग्राफर थे। तो आप मानिए कि मेरा सवाल जो था उनको खुद नहीं समझ आया कि वो मेरे को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। तो फिर अगले 2-3 दिन उनसे मैं मिलता रहा। आखिरकार एक युवा फोटोग्राफर थे, उनने कहा, बोला क्योंकि लोग एक रात को थोड़ी ना गए। मेरे गांव में हमारे स्कूल टीचर थे, वो फरवरी में निकले, बोला एक बेडरोल और एक ट्रंक लेके बोला हम लोग जम्मू जा रहे हैं, जब थोड़ा हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टर है इस पलायन का, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब लोग निकले सब सोच के कि ये टेम्पररी है, हम कैंप में जा रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, लेकिन ये तो महीने 2 महीने 6 महीने की बात है। महेंद्र जी, मैंने खुद पंजाब में गुरदासपुर में 86 में पंजाबी हिंदुओं के कैंप में शूटिंग की है ना। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में हिंदुओं की शूटिंग की है। पंजाब में भी पलायन हुआ था, लेकिन पंजाब सरकार ने ये ठान लिया था कि जैसे ही मौका लगे हम इन लोगों को वापस ले जाएंगे। तो क्या बात थी कि जो कश्मीरी पंडित पलायन था, इसको कभी भी किसी भी सीरियसनेस के साथ लोगों को वापस ले जाने की कोई भी स्कीम नहीं बनाई गई। वो तब सोचने लगे जबकि इतना टाइम गुजर चुका था कि लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी थी, लोगों ने अपने मकान बेच दिए थे, तो फिर वापस जाने की तो कोई उम्मीद नहीं थी ना। तो आपके सवाल का मैं यही जवाब दूंगा कि पलायन हुआ और उससे बहुत परिवार बर्बाद हुए। खासकर शहर वाले तो तब भी थोड़े बहुत तैयार थे बाहर की दुनिया के साथ डील करने के लिए, लेकिन गांव में कश्मीरी पंडित जो थे वो कोई तलाती था, कोई कानूंगो था, कोई स्कूल टीचर था, कोई छोटी दुकान चलाता था, उनको बाहर की दुनिया से शायद इतने वाकिफ नहीं थे। वो लोग बहुत पिस गए। कुछ लोग थे जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनको रिजर्वेशन वगैरह से हो सकता है कि उनकी उन्नति भी हुई हो। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो ये पूरा पलायन था, इसको उस टाइम पे नहीं रोका जा सकता था जिस माहौल में था, लेकिन इसको सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो सुलझाने में किसी की भी रुचि नहीं थी और आज भी नहीं है। हमको इसी में कोई बताया, मैं कहीं पढ़ा भी उसको, क्योंकि उसकी एक कंस्पिरेसी थियरी भी आती है। जगमोहन जो वहाँ गवर्नर थे, उन्होंने, क्योंकि उनको जैसा कि आपने कहा कि उसमें रिप्रेशन हो रहा था, मतलब कश्मीरी पंडित भी मारे जा रहे थे, मुस्लिम भी मारे जा रहे थे बड़े स्तर पे, तो जगमोहन को ये रिप्रेशन और तेज करना था, और उसमें इनको था कि खुली छूट मिली जिसमें अपने लोग उससे बचा लिए जाएं। कहा गया, वो गवर्नर हाउस से आया कि भाई अभी चले जाइए कुछ दिन के लिए, कुछ ही दिनों बाद फिर हम आपको लोग लौटा लेंगे। ये बात कई बार उठती है और सच भी हो सकती है, लेकिन महेंद्र जी ऐसा है कि लोग अपने जिस घर में, जिस जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हों, अगर कल आप सुने कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि आप छोड़ के चले जाओ, आप नहीं छोड़ेंगे जब तक कि कोई उसके मतलब बहुत ठोस वजूहात नहीं हो। तो
मुझे लगता है कि हमें इसमें ये कहना कि ये जगमोहन की साजिश थी, मुझे इसमें बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं दिखता। क्योंकि लोग तभी जाएंगे जब उनको डर हाँ, हो, सही बात, है ना? उसका कोई है ठोस ना? बेसिस होगा। बिल्कुल। ये सच है कि कुछ लोगों को असिस्टेंस दी गई, ट्रांसपोर्टेशन दिया गया, ट्रक्स दिए गए, इसके बारे में है। लेकिन लोग वापस क्यों नहीं आए, ये सवाल पूछना चाहिए हमको। और आज भी देखिए, अब तो बीजेपी भी नाम नहीं। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि इसमें जो है लोग बहुत हल्ला किए थे, हम ले जाके बसाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे और सबको वापस ले जाएगा। तो जब आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए जमीन दिलवा सकते हो, तो क्या बात है कि आप कश्मीरी पंडित्स को रीसेटल नहीं कर सकते थे, है ना? तो ये तो अब उनका रोल ये था कि वो एक बीजेपी के लिए एक मुद्दा था जिसको वो मतलब निचोड़ कर हर इलेक्शन और कोई साझापन चाहते ही नहीं किसी तरह बिल्कुल, का, दोनों बांटे रखा जाए, और ये उनके लिए एक बहुत सेंट्रल मुद्दा था। अब जब उन्होंने समझा कि हम पहुंच गए हैं उस मंजिल पर 2019 में, तो अब तो वो कश्मीरी पंडितों की बात ही नहीं करते। एक जमाना था, आपने एंड में ये सवाल उठाया कश्मीरी पंडितों का था। मुझे बताइए कि क्या 5-10 साल पहले आप और मैं इस तरह पब्लिक में बैठ के कभी कोई बात कर पाते थे जहां के पहला सवाल कश्मीरी पंडित नहीं होते थे, है ना? वो अब क्या हुआ है कि अब लोग समझने लगे हैं कि कुछ और भी मुद्दा है वहां पे कश्मीरी पंडितों के सिवा, और जो कश्मीरी पंडित मुद्दा है उसको बीजेपी और हमारी मीडिया ने भी धीरे धीरे जरूर आउट कर दिया। अब सिर्फ हो सकता है कि 19 जनवरी को ट्विटर पे कुछ लोग कुछ कर देंगे या टीवी पे 5 मिनट का कुछ हो जाएगा, लेकिन वो जो अनदेखा करना है तो बहुत सॉलिडली हो चुका है। अभी क्या परिवार तो वहां होंगे ना, श्रीनगर में और गांव में कितना? आपने मेरे परिवार के बारे में पूछा, तो देखिए, एक तो ये है कि जो कश्मीरी पंडित थे वो उनको थोड़े से एडवांटेजेस ये थी कि पढ़े लिखे थे, कुछ डॉक्टर इंजीनियर वगैरह थे। तो जैसे हमारा परिवार और हमारे जैसे बहुत परिवार थे, तो वो ऑलरेडी एक पैर तो उनका बाहर ऑलरेडी था, है ना? तो 90 के बाद जो हुआ उससे ये हो गया कि भाई 10-1 साल तक लोगों का एक तरीके से वापस जाना मुश्किल हो गया। मैं खुद 1989 में गया और फिर उसके बाद 14 साल के बाद गया, है ना? तो हालात इतने खराब थे कि वहाँ पे ना पढ़ाई हो पा रही थी, ना काम हो पा रहा था, ना बिजनेस हो पा रहा था। तो जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, जितने कश्मीरी पंडित निकले उससे ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान भी गए। मतलब कश्मीरी मुस्लिम जो हैं वो इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में उसी दौर में निकले। बिल्कुल। कि जो माँ बाप ने सोचा कि अगर बच्चे को यहाँ से नहीं निकालेंगे तो मर जाएगा। तो कश्मीर से पलायन तो दोनों कौम का हुआ, हिंदू मुस्लिम दोनों का। हमारे परिवार ने 2003 के बाद धीरे धीरे लोग लौटने लगे। कुछ हमारे रिश्तेदार हैं जो कि पूरे टाइम वहीं रहे। अच्छा। लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि परमानेंटली वहाँ 4-5 हज़ार होंगे। और उसके बाद ये सरकारी नौकरियाँ मनमोहन सिंह के टाइम पे दी गई, तो शायद 5-6 हज़ार नौकरियों की वजह से कुछ और लोग भी आए। तो एक तरीके से हम समझें तो अब तो कश्मीरी पंडित जो हैं वो शुरू से एक बहुत छोटी माइनॉरिटी थे, 3 या 4% थे पॉपुलेशन के, लेकिन क्योंकि एक एजुकेशनल एलिट था तो थोड़े से उनकी विजिबिलिटी थी उनकी। अब उनकी विजिबिलिटी नहीं रही है ना? और मतलब एक कम्युनिटी नहीं है। क्योंकि कम्युनिटी का क्या मतलब होता है कि देखिए, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे इतना मतलब टेंशन चल रहा हो, इंसान दिन कैसे, आप जिंदगी कैसे काटते हैं? सुकून से चाहते हैं, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, हॉस्पिटल जाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए। तो जो कश्मीरी पंडित हैं उनके पास ये सब नहीं रहा, क्योंकि वो यहाँ पे 2 लोग हैं। और ये एक बहुत नोट करने वाली बात है, आप जब कश्मीर में जाएंगे तो आपको हर जगह में, गांव में 2 कश्मीरी पंडित, एक बूढ़ा परिवार मिल जाएगा ना, ऐसा मिलेगा।
कम्युनिटी नहीं है उनके हाँ। पास, वो जी रहे हैं। अरे कल ही जब मैं पढ़ रहा था तो एक वर्जन जब दे रहा था, एक सज्जन दे रहे थे, उन्हीं के बगल में खड़े सज्जन थे तो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने उसकी जो है जी हाँ वो कही, तो देखिए साथ खड़े मिले। जो ताना बाना था ये कभी नहीं हमको मानना चाहिए कि ये बहुत ही मतलब बिल्कुल एकजुट थे, एक जान थे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं होता होता भी है ना महेंद्र जी। जी। हिंदुस्तान में भी जो कहीं मुस्लिम कहीं नहीं है, दूसरी समाज में दूसरी जातियों के बीच नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक जो हमारी जनरेशन तक हैं अभी भी एक वो पुराना लिहाज है एक दूसरे के लिए, है ना। तो मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग हैं मेरी उम्र के जो कि कट्टरपंथी जबान बोल पाते हैं, क्योंकि वो पले बड़े एक दूसरे, उनका दूसरा ही संस्कार है। लेकिन जो अब बढ़ रहे हैं, अब तो 35 साल हो गए, जिन्होंने कभी जो पंडित बच्चे मतलब दिल्ली में या पुणे में या बेंगलोर में पढ़े हैं, जिन्होंने कभी किसी कश्मीरी मुसलमान के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ उनका, और कश्मीर में जो बढ़ रहे हैं जिन्होंने कभी किसी कश्मीरी पंडित के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ सोशल लेवल पर, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि फिर वो एक दूसरे को उसी तरीके से देखते हैं जैसे कि मीडिया पेश करती है या जो दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी त्रासदी है, और क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? हो सकता है। अब मैं खुद 2003 में लौटा, 21 साल हो गए। मुझे लगता है कि मैं अगर 2003 से पहले अपने आप को एक कश्मीरी शायद नहीं समझता था, अब जरूर समझता हूँ। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इस दौरान अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश की है, और अब हम पोजीशन ले पाते हैं कि हम अपने आप को यहाँ मानते हैं कि हम यहाँ के हैं, तो ये हमारी जमीन है। अब आखिरी सवाल, ये नई सरकार बनी है और बड़ी उम्मीदें लोगों को होगी उनसे, कितना खरी उतर पाएगी, क्या कर पाएगी? देखिए, मैंने जहाँ से शुरुआत की थी कि शायद कश्मीरी जो लोग हैं वो इलेक्शन से जो सत्ता में आते हैं लोग, शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। अच्छा। वो समझते हैं कि ये लोग अगर बहुत कुछ कर पाएं तो थोड़ी राहत दे पाएंगे। अच्छा। कि मेरा बच्चा जेल में है, क्या उसको छुड़वा सकते हैं? वो बेगुनाह है, 4 साल से कहीं नासिक जेल में पड़ा हुआ है, क्या उसको छुड़वा सकते हैं? वो समझते हैं कि ये हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया है तो ऑफिसर से बात नहीं हो पाती, अगर एमएलए होता तो एमएलए के थ्रू। इससे बड़ी कोई बहुत ज्यादा लोग अपेक्षा नहीं रखते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो सरकार अभी इलेक्ट हुई है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, जो मैंने आपसे कहा कि वो तो एक किसी को ना तो जेल से रिहा करवा सकते हैं, ना वो अपने किसी एसएचओ को शिफ्ट करवा सकते हैं। ये सब इसकी तारें तो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि एक स्पेस है, और जो उत्साह आप देख रहे हैं वो लोगों का इसलिए उत्साह है कि वो समझ रहे हैं कि थोड़े सांस लेने की जगह है, थोड़ी बात करने की जगह है, तो बात की जाए। हो सकता है कि कुछ एक नया रास्ता, क्योंकि एक जकड़ा हुआ जो कश्मीर का मुद्दा है, इतने सालों से जकड़ सा गया है, शायद उस गुत्थी को सुलझाना ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने है, ना पीडीपी ने है, ना भारत सरकार ने। वो सुलझाना वो लोगों को खुद सुलझाना है, लेकिन वो किस तरीके में सुलझाना है उसके लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो हो सकता है कि ये जो इलेक्शन के बाद जो सरकार मिली है उसमें लोगों को थोड़ी सी जगह मिलेगी कि वो सोचें कि भाई आगे जाके हमको क्या करना है, क्या रास्ता अपनाना है, कुछ जो हम करते आ रहे हैं क्या वो ठीक था, उसमें क्या कमियां थी, कुछ नया करना है, ये है। और कोई ऐसी बात जो लगे कि इस पूरे बातचीत में नहीं आ पाई, बहुत महत्वपूर्ण थी? तो नहीं, बस यही कि मैं अक्सर दिल्ली में जब भी कहीं पब्लिक में कश्मीर के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ, तो बस यही लगता है मुझे कि लोगों को एक्चुअली सच में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज हमने 1 घंटा बैठ के ये बात की है, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कुछ जानना चाहते हैं। नहीं तो हो सकता है कि जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो लिबरल हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, हो सकता है कि वो बहुत और कुछ है जो जिससे वो जूझ रहे हैं। लेकिन
हो ये भी हो सकता है कि अगर उनने कश्मीर के मुद्दे को 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले ज़रा थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश की होती, तो उनको आगे का जो होने वाला है ना, उसका थोड़ा सा नक्शा समझ दिखा रहा है। देता। मैंने एक फिल्म बहुत बनाई, महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैंने 2007 में एक फिल्म बनाई और उसको लेके मैं पटना गया दिखाने। लंबी फिल्म है, थोड़ी मुश्किल फिल्म है, हिंदी साहित्य भवन में। तो वहाँ एक सज्जन खड़े हुए, बहुत उम्दा किस्म का सफ़ेद कुर्ता और धोती पहने हुए। तो उन्होंने कहा कि आपकी फिल्म में हमको सबसे ज़्यादा हमारे देश का जो सैन्यकरण बोलते हैं, मिलिट्राइजेशन, हमारे देश का जो सैन्यकरण है वो दिख रहा है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि ठीक है, उनको शायद हो सकता है कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं हो, लेकिन वो कश्मीर के जरिए जो उनको दिख रहा था वो एक सैन्यकरण दिख रहा था। तो शायद उस तरह की समझ जो है वो मुझे कम दिखती है। तो हम लोग दूसरे मुद्दे को क्यों समझते हैं? हम लोग फलस्तीन के बारे में क्यों बात करते हैं? हम लोग वियतनाम के बारे में क्यों बात करते हैं? है ना? हम इसलिए क्योंकि उससे हम अपनी समझ को कुछ बढ़ाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा एक समझ दुख ही है कि लोग कश्मीर का नाम ले लेते हैं, लेकिन आज भी कोई डेप्थ में कोई जानकारी नहीं रखते, कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं, बस एक सुपरफिशियल से सतही लेवल पर जो है वो लेकर खुश हैं और बस वहीं पे छोड़ना चाहते हैं। तो ये आपने मौका दिया आज, तो शायद हम थोड़ा सा उसको खुरच रहे हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी था, ये बात बहुत ज़रूरी थी जो आपने आखिर में कही है। हाँ, एक जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। और इसी आखिरी बात जो कही इन्होंने उसके नोट के साथ कि अगर कश्मीर को यहाँ के बुद्धिजीवी जो भी प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल्स हैं, समझ लिए होते कि वहाँ जो उत्पीड़न हो रहा है वो सिर्फ कश्मीर का उत्पीड़न नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में पूरे देश को उसी दौर से गुजरना पड़ सकता है। हिंदुओं का सैनिकरण और सैनिकों का हिंदूकरण आज अपने तार्किक परिणत पे पहुँच रहा है और कभी बहराइच के रूप में सामने आ रहा है और कभी संभल के। बहरहाल आज हमको इजाज़त दीजिए। जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्रा।